नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। पॉपुलर ब्रोकरेज कंपनी रॉबिनहुड ने खुलासा किया है कि उसकी क्रिप्टो शाखा को अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से वीकेंड में एक वेल्स नोटिस प्राप्त हुआ है। किसी कंपनी के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई का ऐसा कदम जो अक्सर पूर्वाभास देता है, जिसके बाद मंगलवार को क्रिप्टो रैली रुक गई और बिटकॉइन $63,750 के करीब फिसल गया। हालांकि पुलबैक उथला रहा है। अधिकांश क्रिप्टो एसेट पिछले हफ्ते के निचले स्तर से मजबूती से ऊपर हैं। पिछले 24 घंटों में बीटीसी में 1.5% की गिरावट आई है, लेकिन बुधवार से अभी भी 10% से अधिक की वृद्धि हुई है। वैकल्पिक क्रिप्टो करेंसी ने मिश्रित प्रदर्शन किया। ईथर, डोजकॉइन, शिबा इनू और लेयर 2 नेटवर्क पॉलीगॉन के मूल टोकन में दिन के दौरान 2 से 3% की गिरावट आई, जबकि सोलाना और रिपल XRP ने 4 to 6% की बढ़त के साथ रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई। रैली में रुकावट के बावजूद क्रिप्टो हेज फंड QCP कैपिटल ने $75,000 और $100,000 की स्ट्राइक कीमतों के साथ सितंबर के लिए बिटकॉइन कॉल विकल्पों के नए सिरे से मांग देखी, जो इस आशावाद को रेखांकित करता है कि BTC अगले कुछ महीनों में उच्च कीमतों पर बढ़ जाएगी। शायद चीनी निवेशकों के लिए नए सूचीबद्ध हांगकांग स्पॉट बिटकॉइन और ईथर ETF तक पहुंच बढ़ाने के बारे में अफवाहें पिछले हफ्ते के निचले स्तर से त्वरित रिकवरी को बढ़ावा दे रही थी। सिस कैपिटल की मैनेजिंग पार्टनर रिचर्ड बायवर्थ ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि तथाकथित स्टॉक कनेक्ट सुविधा में क्रिप्टो प्रोडक्ट्स को जोड़ने के बारे में हांगकांग में चर्चा चल रही है, जो योग्य मुख्य भूमि चीनी निवेशकों को हांगकांग में सूचीबद्ध योग्य शेयरों तक पहुंचने की अनुमति देगा। हालांकि चीनी निवेशकों को क्रिप्टो ETF से प्रतिबंधित कर दिया गया है और नियमों को बदलने के बारे में कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं था। वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप $2.36 ट्रिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 0.36% कम है। पिछले 24 घंटों में कुल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम $74.63 बिलियन है, जो 56.46% की वृद्धि है। DeFi में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $6.68 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर्स के वॉल्यूम का 8.95% है। सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम अब $67.96 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर के वॉल्यूम का 91.07% है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 53.3% है, जो दिन भर में 0.04% की वृद्धि है। Friend.tech इथेरियम ब्लॉकचेन पर निर्मित एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपने मूल टोकन फ्रेंड के एयरड्रॉप के साथ अपना वर्जन 2 प्रोटोकॉल लॉन्च किया। हालांकि टोकन की कीमत में गिरावट देखी गई और यूजर्स की निराशा बढ़ गई। प्लेटफॉर्म की यूनिक की सिस्टम, जहां यूजर्स एक्सक्लूसिव इनवाइट्स के माध्यम से पहुंच प्राप्त करते हैं, का उपयोग फ्रेंड टोकन को एयरड्रॉप करने के लिए किया गया था। लॉन्च के तुरंत बाद टोकन की कीमत $167 तक बढ़ गई, लेकिन फिर कुछ ही घंटों में गिरकर $2 से भी कम हो गई। विश्लेषक इस गिरावट का कारण लिक्विडिटी इश्यूज और सेल ऑफ फ्रेंजी बता रहे हैं। Friend.tech का इनिशियल लिक्विडिटी पूल ट्रेडिंग वॉल्यूम को संभालने के लिए अपर्याप्त था, जिसके कारण छोटे सेल ऑर्डर भी कीमत को प्रभावित कर रहे थे। कई यूजर्स को जिन्हें एयरड्रॉप टोकन प्राप्त हुए थे, शुरुआती मूल्य वृद्धि का लाभ उठाते हुए उन्हें तुरंत बेच दिया। अव्यवस्था के बावजूद लिक्विडिटी में सुधार और टोकन होल्डर्स की संख्या में वृद्धि के साथ फ्रेंड के लिए जीवन के संकेत मिले हैं। हालांकि कम टोकन कीमत भ्रामक हो सकती है, क्योंकि प्रवेश में बाधा न्यूनतम है, जो संभावित रूप से नए होल्डर्स को आकर्षित कर सकती है। इसके अतिरिक्त विक्रेताओं की संख्या खरीदारों से अधिक है, जो टोकन के मूल्य में दीर्घकालिक विश्वास की कमी को दर्शाता है। ऑन-चेन डेटा एनालिटिक्स इनटू द ब्लॉक के अनुसार डोजकॉइन ने नेटवर्क गतिविधि में महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव किया है। एक ही दिन में 28,000 नए एड्रेस जोड़े गए हैं। नेटवर्क गतिविधि में इस उछाल के कारण 24 घंटों के भीतर डोजकॉइन की कीमत में 13% की वृद्धि हुई है। जैसा कि एक स्टार्टअप सेंटिमेंट ने खुलासा किया है, डोजकॉइन के लिए नॉन एम्प्टी एड्रेसेस में वृद्धि डोजकॉइन कम्युनिटी में नए सिरे से रुचि और जुड़ाव का संकेत देती है। बढ़ती मांग और क्रिप्टो करेंसी के प्रति अनुकूल भावना के कारण कीमतों में उछाल आया है। उम्मीद से कमजोर नौकरी डेटा के बाद सामान्य क्रिप्टो मार्केट में वापसी के साथ कीमतों में उछाल मेल खाता है। शुक्रवार को क्रिप्टो करेंसी में तेजी आई। बिटकॉइन की बढ़त से ये उम्मीद जगी कि गिरावट का सबसे बुरा दौर खत्म हो सकता है। इंजेक्टिव और ऑल्टलेयर ने ऑन चेन इन EVM ऐप के लिए सुरक्षा आर्किटेक्चर को
बेहतर बनाने के लिए साझेदारी की है जो लेयर 1 ब्लॉकचेन के साथ कंपैटिबल है। इस सहयोग से रीस्टेकिंग बेस्ड सिक्योरिटीज मैकेनिज्म प्रदान करने के लिए ऑल्टलेयर के मैक का उपयोग करके इथेरियम ऐप्स को लाभ होगा। ऑल्टलेयर मैक सोल्यूशन ऑपरेटर्स को रोलअप स्थिति पर दावों का समर्थन करने के लिए इथेरियम आधारित एसेट्स को फिर से स्थापित करने की अनुमति देता है, जिससे रोलअप अधिक निश्चित हो जाते हैं। ये नोड्स के एक नेटवर्क पर चलता है जो वास्तविक समय में राज्यों और वैलिडेट करता है और ऐसा करना जारी रखता है। अगर गलत स्थिति का पता चलता है तो एक ऑन चेन गवर्नेंस प्रस्ताव जारी किया जाता है जो सभी हितधारकों को सूचित करता है और अप्रूव होने के बाद मैक द्वारा संरक्षित सभी आरपीसी सर्विसेज को निलंबित कर देता है। ये यूजर्स को दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों से बचाता है और लेन देन को याद रखना आसान बनाता है। डेवलपर्स इन ईवीएम के भीतर तेजी से अंतिम रोलअप सर्विसेज को सक्षम करके मैक की गति, सुरक्षा और स्केलेबिलिटी से भी लाभ उठा सकते हैं। इंजेक्टिव का इन ईवीएम विशेष रूप से वेब3 वित्तीय एप्स के लिए डिजाइन किया गया है और ये उनके समवर्ती मल्टी वीएम इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। ये इंजेक्टिव इकोसिस्टम में ईवीएम बाइट कोड का उपयोग करके विकसित स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की आसान डिप्लॉय और एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है और हाइपरलेन लेयर 0, सेलेस्टिया डीए, पिथ और अब ऑल्ट लेयर के साथ इसके एकीकरण ने इसकी प्रभावशीलता और क्षमता में काफी वृद्धि की है। ट्विटर के सह संस्थापक जैक डॉर्सी ने बिटकॉइन और डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया के समर्थन में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओपन सैट्स को $21 मिलियन का दान दिया है। दान डॉर्सी की #स्टार्ट स्मॉल पहल का हिस्सा सभी ऑपरेशनल और डेवलपमेंट फ्रंट्स को लाभान्वित करेगा। जनरल फंड के लिए $15 मिलियन, द नॉस्टर फंड के लिए $5 मिलियन और ऑपरेशनल बजट के लिए $1 मिलियन एलोकेट किए जाएंगे। दान का उद्देश्य बिटकॉइन इकोसिस्टम और फ्रीडम एनेबलिंग टेक्नोलॉजी मूवमेंट के लिए महत्वपूर्ण चल रही और नई पहलों का समर्थन करना है। ओपन सैट्स ने अपनी कमेटी और बोर्ड के नए सदस्यों को नियुक्त किया है, जिसमें @fiatjeff, NVK और गिगी शामिल हैं, ताकि यूजर्स के अधिकारों और स्वतंत्रता को सुविधाजनक बनाने वाले मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए एक स्वस्थ और सक्षम प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके। दान में बिटकॉइन डेवलपर्स के लिए लीगल डिफेंस फंड्स के उद्देश्य से एक हिस्सा भी शामिल है जो कानूनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। दान से करेंसी और इंटरनेट के लिए टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स के रूप में बिटकॉइन के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। गेमिंग और एआई में डेटा शेयरिंग को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाए गए प्लेटफॉर्म CARV ने क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म ईथर के साथ साझेदारी की है। साझेदारी का उद्देश्य CARV की डेटा लेयर को डिसेंट्रलाइज करना और प्लेटफॉर्म्स के बीच पारस्परिक लाभ को बढ़ावा देना है। प्लेटफॉर्म ईथर के क्लाउड कंप्यूटिंग को CARV के सिस्टम में एकीकृत करेगा, जिससे 2.5 मिलियन उपयोगकर्ताओं को भारी कंप्यूटेशनल संसाधनों के बिना सीधे गेम के साथ प्रसारण और बातचीत करने की अनुमति मिलेगी। ये समझौता वेरिफिकेशन नोड्स की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करते हुए एआई के लिए डेटा सोर्सेज और कंप्यूटिंग क्षमता प्रदान करने के लिए ईथर के जीपीयू के साथ काम करके CARV की डेटा लेयर डिसेंट्रलाइजेशन में सुधार करेगा। दोनों संस्थाएं सामुदायिक लाभों का व्यापार करेंगी और धारकों को ईथर टोकन के वितरण में भाग लेने की अनुमति देगी। ईथर एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो क्लाउड गेमिंग, एआई और मशीन लर्निंग सहित कंप्यूट इंटेंसिव एरियाज के लिए जीपीयू उपयोग को अनुकूलित करता है। प्लेटफॉर्म ने ट्राइब कैपिटल, IOSG वेंचर्स, कंसेंसस, OKX वेंचर्स, फेनबुशी कैपिटल और नो लिमिट होल्डिंग से फंड जुटाने के सीरीज ए दौर में $10 मिलियन जुटाए हैं। डिजिटल एसेट इंडस्ट्री की रिकवरी और स्टार्टअप में निवेश करने के लिए वेंचर फंड्स की इच्छा के समान क्रिप्टो स्टार्टअप एक आक्रामक फंडरेजिंग अप्रोच अपना रहे हैं। इस अप्रोच में एक ओपन एंडेड रोलिंग फंडरेज शामिल है जो नकदी का आगमन जारी रखता है और तेजी से मूल्यांकन बढ़ाता है, जो वर्षों में अलग अलग दौर के पारंपरिक वेंचर फंड मॉडल के विपरीत है। यह अप्रोच पहले के निवेशकों को रिवॉर्ड करता है क्योंकि उन्हें बाद के समर्थकों की कमिटमेंट्स के कारण स्टार्टअप के मूल्य में तेजी से वृद्धि से लाभ होता है। पिछले 12 महीनों में बिटकॉइन के मूल्य में दुगनी वृद्धि के साथ क्रिप्टो क्षेत्र में तेजी आई है। OG Labs, एक ब्लॉकचेन स्टार्टअप जो डिसेंट्रलाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित है, ने मार्च में रोलिंग फंडरेज के माध्यम से $35 मिलियन लाए, जिसमें निवेशक बाजार की सफलता के कारण अधिक कीमत चुकाने को तैयार थे।
डीफंक क्रिप्टो एक्सचेंज BTC के से संस्थापक अलेक्जेंडर विनिक ने मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने की बात स्वीकार की, जो लंबे समय से चली आ रही लीगल सागा में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। ये एक व्यापक जांच के बाद आया है जिसमें 2011 से 2017 तक एक्सचेंज पर व्यापक अवैध गतिविधियों का पता चला है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने खुलासा किया कि जिस समय विनिक BTC की बागडोर संभाल रहे थे, एक्सचेंज ने $9 बिलियन के ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए थे और 10 लाख से अधिक का वैश्विक उपयोगकर्ता आधार एकत्र किया, जिसमें से कई यूएस में स्थित है। DOJ की जांच से पता चलता है कि BTC FinCEN के साथ रजिस्ट्रेशन जैसे कंप्लायंस मेजर्स के बिना संचालित था। इसके अतिरिक्त एक्सचेंज ने अपने संचालन की अवधि के दौरान अपने ग्राहकों को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या नो योर कस्टमर प्रोटोकॉल के माध्यम से नहीं रखा। पाया गया कि विनिक ने दुनिया भर में कई शेल कंपनियां और वित्तीय खाते स्थापित किए हैं, जिससे BTC के माध्यम से धन के इलिसिट ट्रांसफर की सुविधा मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम $121 बिलियन का आपराधिक नुकसान हुआ है। माइक्रोस्ट्रैटेजी के संस्थापक और बिटकॉइन एडवोकेट माइकल सेलर ने भविष्यवाणी की है कि SEC इथेरियम जैसी प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी को सिक्योरिटीज के रूप में क्लासिफाई करेगा, कमोडिटीज के रूप में नहीं, जिससे इस समर में सभी स्पॉट इथेरियम ETF एप्लीकेशंस को अस्वीकार कर दिया जाएगा। सेलर की टिप्पणियां इथेरियम से आगे तक फैली हुई हैं, जिसमें बाइनेंस, कॉइन, सोलाना, रिपल और कार्डानो जैसी अन्य प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी के लिए समान भाग्य की भविष्यवाणी की गई है। उन्होंने प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी के रूप में बिटकॉइन की स्थिति की पुष्टि की और संस्थागत ग्रेड संपत्ति के रूप में बिटकॉइन की स्थिति की पुष्टि की। इथेरियम ETF की संभावनाएं वर्तमान में धूमिल हैं। ट्रॉन के CEO जस्टिन सन और ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस विश्लेषक जेम्स सेफर्ट ने संदेह व्यक्त किया है। हालांकि ब्लैक रॉक के CEO लैरी फिंक जैसे इंडस्ट्री फिगर्स आशावादी बने हुए हैं। ये सुझाव देते हैं कि इथेरियम ETF अभी भी संभव हो सकता है, भले ही ETH को सिक्योरिटीज के रूप में क्लासिफाई किया गया हो। 23 मई को SEC का निर्णय, जिसमें वैनिक का ETF प्रस्ताव शामिल है, इथेरियम के भविष्य के परिदृश्य को निर्धारित करने और संभावित रूप से अन्य क्रिप्टोकरेंसी की धारणा और विनियमन के लिए एक मिसाल कायम करने में महत्वपूर्ण होगा। कार्डानो के संस्थापक चार्ल्स हॉस्किंसन ने माइक्रोस्ट्रैटेजी के CEO माइकल सेलर से ADA का बचाव किया, जो मानते हैं कि बिटकॉइन दुनिया में एकमात्र संस्थागत संपत्ति होगी। सेलर ने तर्क दिया कि BNB, सोलाना, कार्डानो और रिपल के पास कभी भी स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड नहीं होंगे और बड़े वॉल स्ट्रीट बैंक उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी तर्क लगाया कि इन ऑल्टकॉइंस को इस समर तक सिक्योरिटीज के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। हॉस्किंसन ने सेलर के रुख की आलोचना करते हुए दावा किया कि वह एक पारंपरिक बिटकॉइन मैक्सी हैं, जो बिटकॉइन के अलावा सभी क्रिप्टोकरेंसी को घोटाले के रूप में देखते हैं। कोमोडो के CTO खदान स्टेबलमैन हॉकिंसन के रुख से सहमत हुए। उन्होंने कहा कि अधिकांश अन्य क्रिप्टो अनिवार्य रूप से सिक्योरिटीज हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटीज बनाना वास्तव में आसान है, लेकिन कमोडिटी बनाना बहुत मुश्किल है, जैसा कि सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन में किया था। उन्होंने ये भी कहा कि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन ये समझना महत्वपूर्ण है कि ब्लैक रॉक और फिडेलिटी जैसे प्रमुख कंपनियों ने उचित परिश्रम किया है और स्पॉट इथेरियम ETF को बाजार में उतारने के लिए आवेदन किया है। यदि SEC इन आवेदनों को खारिज कर देता है तो कंपनियां नियामक एजेंसी पर मुकदमा कर सकती हैं, क्योंकि फ्यूचर्स मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट्स को मंजूरी दे दी गई है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3 TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।